शुगर से ताल्लुक़ है, आटे से ताल्लुक़ है और दीगर मामला से ताल्लुक़ है। लेकिन आप इन तमाम माफियाज़ के पीछे अगर आप देखें कि गायबी हाथ किसका है, तो वो कोई ना कोई पॉलिटिशियन होगा, या तो वो पॉलिटिक्स कर रहा होगा या वो पॉलिटिक्स में होगा, क्योंकि ये शुगर का जो माफिया है, चंद एक शख्सियात ऐसी हैं जिनको मेरिट पे तो नहीं मिला, लेकिन उनके बेनामी जो है वो पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं बीच में। वो शुगर मिलें मुझे मालूम है वो कौन कौन सी हैं। सिंध के अंदर कोई एक शख्सियत जो कि बड़ी सियासी शख्सियत है वहाँ की, उसकी 17 से 19 मिले हैं, उनके नाम पे नहीं है, कोई किसी के नाम पे बनाई, किसी के नाम पे बनाई। हमारे रहीम यार खान सादकाबाद इधर चले जाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सी मिलें जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बनी, जिसके पीछे पॉलिटिकल लोग थे जिनका हिस्सा बीच में है लेकिन उनका नाम बीच में नहीं है। तो ये माफियाज़ जो हैं, पॉलिटिकल माफियाज़ जिसको कहा जाता है, ये कभी खुद आकर हुकूमतों के अंदर आकर, चाहे कोई कितना भी शरीफ, कितना ही एक ईमानदार वज़ीर आज़म ना बन जाए, लेकिन उसके जब तक हाथ मजबूत नहीं किए जाएंगे, और हाथ कौन मजबूत करता है, उसके साथी जो होते हैं, उसकी कबीना होती है, पार्लियामेंट होती है, तो वो ही अगर इसमें मुलव्वस हों तो फिर उनको कौन रोकेगा। अब मसला ये है कि शॉर्ट टर्म तो हमने बड़ा एक अच्छा मामला देख लिया, लॉन्ग टर्म क्या होगा, लेकिन इसमें भी इसकी तारीफ करूंगा कि शॉर्ट टर्म ही अगर हम इन मामलात को ठीक कर लें तो लॉन्ग टर्म ठीक होने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ तो रुपया जो है वो हमने देखा कि 333 से ऊपर जा चुका था, 340 तक भी एक वक्त आया था कि नहीं मिल रहा, और ये चंद हफ्ते पहले की बात है। और फिर देखते ही देखते ये देखा कि 299 जो इंटरबैंक रेट था और 292 में मार्केट के अंदर 293 में आपको मिल रहा था। क्या वजह थी? थोड़ा सा पैडल दबाया था फौज ने। नाम हम देते हैं क्या कहते हैं, बुरी हुकूमत का। ये निगरान हुकूमत जो है, इसने बड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर दिया है। और ये निगरान हुकूमत जो है, जो कि निगरान तो है, लेकिन निगरान अगर इसको कायदे के तौर पे देखा जाए तो निगरान हुकूमत वो होती है जो कि इम्पार्शियल हुकूमत हो, इलेक्शंस करवाने के लिए आई हो। मौजूदा निगरान हुकूमत के अंदर आज भी पंजाब को ले लें, KPK को इससे पहले ले लें, अगर मैं लिस्ट निकाल के आपको दूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन सा वजीर जो KPK में था वो किस हुकूमत से उसका ताल्लुक था, और मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक था। और यही है हमारे पंजाब का हाल कि आज भी हुकूमत ख़त्म हुए मेरे ख्याल में माह से ज़्यादा, 2 माह से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन और 1 साल से निगरान हुकूमत तकरीबन चल रही है पंजाब के अंदर, लेकिन वही हुकूमतें बैठी हुई हैं जो पहले थी, PDM के साथी हैं जो वहाँ भी बैठे हुए हैं। और आज जो निगरान हुकूमत बनी है मरकज़ के अंदर, 4-5 वज़ीर तो मैं गिनवा सकता हूँ कि किस पार्टी से ताल्लुक़ है, और 1-2 वज़ीर जो है उनका दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ है। तो ये कैसी निगरान हुकूमत है जो कि उसी जमात के लोग अगर बैठे होंगे तो वो कैसे ये सारे मामलात करेंगे जो कि मामलात करने हम जा रहे हैं। अब देखना ये है कि हमने क्या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी है। तो एक तो मैंने पब्लिक को कहना है कि ठीक है, हम नज़रियाती तौर पे जमातें आती हैं, बड़े आजकल बयानिया नहीं बन रहा उनसे, बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं, और बयानिया बनाते बनाते अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं, और अब मज़ीद कुल्हाड़ी मारेंगे। बहुत से इश्यूज़ हैं ऐसे जिसको बयानिया बनाया जा सकता है, इस पे भी गुफ्तगू बाद में करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बयानिए को बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या ये बयानिया मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है या फ़ायदा पहुँचा रहा है। इनका बयानिया जो है वो हवा में बयानिया है, यानी अगर एक शख्स ने को लोगों ने पजीराई दी कि उसका बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, तो दूसरा तीसरा, क्यों भेड़ चाल है। अगर एक आदमी टेक्सटाइल लगाता है, कामयाब हो जाती है, तो यहाँ पे हज़ारों टेक्सटाइल लग जाती हैं जब तक कि सबका दिवालिया ना हो जाए। और दीगर भी इसी किस्म के मामलात हैं। शुगर को ले लें, उसके लिए तो इजाज़त ही नहीं देते माफियाज किसी को लगाने के लिए। तो रुपया जो है इस तरह नीचे आ गया, और शुगर जो है जिस पे रखा, और सिर्फ क्या किया, थोड़ी सी स्मगलिंग बंद की है और थोड़ी सी जगहों पे छापे मारे हैं, और वो जो निकले, कोई शुगर इंपोर्ट नहीं हुई। कोई बाहर से हमारे पास ऐसा, मैं नहीं कहूँगा कि डॉलर आ गए जो कि डॉलर की कीमत कम होगी,
शुगर 240 से तकरीबन 220 से 140 के करीब इस वक्त मिल सकती है बाज़ार के अंदर। तो ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी चीज़ें देना चाहता हूँ कि जो लोगों को मालूम होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे जो जो सिस्टम के अंदर लीकेजेस हैं, जैसे बिजली चोरी है, जैसे स्मगलिंग है, जैसे ये माफियाज हैं, होर्डिंग माफियाज हैं, और इसके साथ साथ हुकूमतें भी क्यों पेशरफ नहीं करती कि इनका ट्रिलियंस का बजट होता है। यानी आज मैंने देखा एक अखबार में, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर सलीम साहब का, कि उन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं जिसमें कहा गया कि 10 ट्रिलियन की हुकूमत की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें से 2 ट्रिलियन का एक गैप है, जो कि गैप इस वजह से है कि वो 2 ट्रिलियन बीच में से गायब होते हैं। किसी की तो जेब में जाता है वो, और जब वो लोगों की जेबों में जाना शुरू होता है तो फिर उसको प्लग करने के लिए कौन पेशरफ्त करेगा। तो ये भी उन लोगों के लिए जो कि डॉलर और शुगर के पीछे काम कर रहे हैं कि ये भी लॉन्ग टर्म देखें कि इसको किस तरह से करना है। और हमारा 7,500 बिलियन का बजट का खसारा है, और उसके साथ साथ हमारा 2,500 बिलियन का यानी 2.5 ट्रिलियन गैस का सर्कुलर डेट है, और तकरीबन 2300 यानी 2.3 ट्रिलियन 2300 अरब का हमारा जो है वो बिजली का खसारा है। उसके साथ साथ 750 अरब रुपए जो है वो पीआईए को सब्सिडी दी जा रही है, जिसके पास अब सिर्फ 16 जहाज रह गए। वक्त क्योंकि कम है, मैं इसलिए इसमें इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि पीआईए को कहाँ से कहाँ हमने पहुंचा दिया है। और इसको भी अभी मेरा ख्याल है कि हमारे प्राइवेटाइजेशन के जो नए वजीर आए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ में ये सब कुछ जो बेचना है हमारे असासे, उसमें वो पीआईए पे सबसे पहले नज़र जाएगी, क्योंकि इसके ग्राहक बहुत ज़्यादा है। पीआईए को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कि हमारी 100 से ज़्यादा जहाज़ों की फ्लीट फिर 60 पे आ गई, इस वक्त 16 जहाज़ रह गए पाकिस्तान के पास, तो उसको भी चलाया नहीं जा रहा, सिवाय इसके कि उम्रे के जो थोड़े भरे जा रहे हैं। उसकी क्या वजह है कि जो एयरलाइंस पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पे नजरें लगाई हैं कि इनको उठाकर हम लेकर जाएंगे, एक बहुत बड़ी मार्केट है। जिस तरह हमारा पहले कराची हब होता था, तो उसको भी सिस्टमेटिकली टेररिज्म लाकर ख़त्म किया गया। इसी तरह से ये एयरलाइंस जो हैं ये पाकिस्तान पीआईए को नहीं चलने देना चाहती। क्या वजह नहीं है कि अगर पाकिस्तान पीआईए जो है अगर एक बेहतर तरीके से अंदाजे चल रही हो, तो मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ तक कि बड़ी बड़ी एयरलाइंस को छोड़कर मैं पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइंस और पीआईए लेकर दुबई और सऊदी अरेबिया जहाँ जहाँ ये जाती है, एज ए पाकिस्तानी मैं कभी नहीं सोचता कि मैं किसी और एयरलाइन में जाऊँ अगर मैं इसमें जा सकता हूँ। तो ये खसारे जो हैं ये किस तरह से ख़त्म होंगे, इनको देखने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा आवाम से कि अगर वो आइंदा जब वोट डालने जाएं तो उस जमात को वोट दें जिसके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हो। ये ना कि एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहकर, या फिर वो नारे पुराने हिंदुस्तान के लाल किले पे झंडा गाड़ने हम जा रहे हैं, बाकी मुल्क जो है वो आपस में मोहब्बत प्यार से सुलह कर रहे हैं, और हम जो है वो लड़ाई को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कश्मीर का इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होता, हमारा हमें अज़म जो है हमें उस पर खड़े रहना चाहिए। एक दो और भी हैं, कुछ फिगर्स आई हैं, अगले वीलॉग में मैं आपसे उस पर बात करूंगा कि दुनिया में आप देख लें कि जहाँ पर डोमेस्टिक नहीं बल्कि यूरोप में इंटरनेशनली भी सबसे ज़्यादा रेल को इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किया जाता है, और फिर जहाज़ों को किया जाता है। हमारे यहाँ रेल को ख़त्म कर दिया गया है, जहाज़ों को ख़त्म कर दिया गया। पिंडी लाहौर के दरमियान कोई एयरलाइन नहीं है जो इस वक्त जारी हो, क्योंकि पीआईए का ये रूट है और पीआईए किसी और को, प्राइवेट एयरलाइन को ये देना नहीं चाह रही। रेल हमारी तबाह हो गई है, क्योंकि ये भी माफियाज हैं उसके अंदर। जितने लोग, अगर 5,000 ने काम करना है तो उसके अंदर 1 लाख लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पे लोकोमोटर्स लाने में, बोगियाँ लाने में कमीशन खाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमने अब फौज के हवाले करनी है, तो फिर हम इस बात पे क्यों झगड़ा कर रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो और आइन है और कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई मेरे, अगर ये बातें करनी हैं तो फिर आप उस आइन की पासदारी करना भी सीखें। आप टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक अज़म जो है आपका ज़ीरो टॉलरेंस वो लेकर आएँ। आप करप्शन के ख़िलाफ़
जो आपका एक अज़म है, एक ज़ीरो टॉलरेंस लेकर आएँ। ये ना हो कि हर दफ़ा हमें नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ देखना पड़े कि कब व्हेन इज़ ही गोइंग टू पुट हिज फुट डाउन। तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका।